हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन के द्वारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट, इसके पहले हमने आपका एक यूनिट खत्म समाप्त कर दिया है, हमने पूरा पढ़ लिया। सेकेंड यूनिट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम 38 क्वेश्चन आज देखेंगे। इसके पूर्व हमने 37 क्वेश्चन आपको करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो जा करके देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं। कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, ऑप्शन दिया है मड़ुआ, गेहूं, दाल, आलू। ठीक है, तो यहाँ आप गेहूं तो जानते हैं, दाल भी जानते हैं, आलू भी जानते हैं। मड़ुआ क्या होता है शायद आप न जाने, और कैल्शियम का अच्छा स्रोत भी मड़ुआ होता है। स्टूडेंट, जो रागी होता है उसी को मड़ुआ कहते हैं, रागी। ठीक है, तो ये मड़ुआ है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? मड़ुआ। कैल्शियम का अच्छा स्रोत क्या है? मड़ुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पीली मकई में क्या होता है? सोयाबीन, रेटिनॉल, कैरोटीन और वसा। तो देखिए, पीला कलर कोई भी किसी भी चीज़ में पीला कलर है तो ये जान लीजिए कि कैरोटीन के कारण ही वो कलर पीला और लाल होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कैरोटीन। भोज्य पदार्थ का कलर पीला और लाल कैरोटीन की वजह से होता है। लाल होता है लाइकोपीन, जैसे टमाटर में लाइकोपीन के कारण होता है, तो पीला है तो आप जानिए कैरोटीन होगा। ठीक है, जो कि विटामिन ए होता है। चलिए आगे चलते हैं। आईसीएमआर द्वारा प्रस्तावित सूची के अनुसार 7 से 9 वर्ष के बालक को कितने अनाज आवश्यक होते हैं? तो हमारा राइट ऑप्शन जाएगा, आईसीएमआर के द्वारा 7 से 9 वर्ष के बालक के लिए 250 ग्राम हमको अनाज की आवश्यकता होती है। 250 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है, 1 से 3 वर्ष के शाकाहारी बालक को प्रतिदिन कितने दूध की आवश्यकता होती है? 400 ग्राम, 300 ग्राम, 1 लीटर या 750 ग्राम? तो राइट ऑप्शन है 300 ग्राम। नेक्स्ट है, एक 13 से 18 वर्षीय मांसाहारी बालक को प्रतिदिन कितनी मात्रा में दाल लेनी चाहिए? 70 ग्राम, 100 ग्राम, 80 ग्राम और 50 ग्राम? तो राइट ऑप्शन है डी, 50 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 वर्षीय बालक को प्रतिदिन कितनी मात्रा में हरी सब्जी लेनी चाहिए? 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम या 50 ग्राम? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 150 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 से 12 वर्षीय बालक को प्रतिदिन कितनी वसा की आवश्यकता होती है? तो 10 से 12 वर्ष का जो बालक है उसको 50 ग्राम, 35 ग्राम या 25 ग्राम या 100 ग्राम वसा की कितने की आवश्यकता होती है? तो राइट ऑप्शन है बी, 35 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाल के अंतर्गत कौन नहीं आता? सोयाबीन, लिबिया, राजमा, बटर। तो बटर मतलब तो मक्खन ना होता है, राजमा भी दाल जैसा होता है, लिबिया भी होता है, सोयाबीन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाल में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो 15 से 16, 16 से 24, 25 से 30, 30 से 40। तो राइट ऑप्शन हमारा है बी, 16 से 24%। नेक्स्ट स्टूडेंट, मध्यम क्रियाशील प्रौढ़ व्यक्ति को कितनी मात्रा में अनाज लेनी चाहिए? मध्यम क्रियाशील व्यक्ति है और प्रौढ़ है तो कितनी अनाज की आवश्यकता होगी? 475 ग्राम। नेक्स्ट, अधिक क्रियाशील प्रौढ़ व्यक्ति को कितनी मात्रा में अनाज लेना चाहिए? 650 ग्राम, 775 ग्राम, 500 ग्राम या 550 ग्राम? तो राइट ऑप्शन हमारा है 650 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट, एक अधिक क्रियाशील प्रौढ़ व्यक्ति, अधिक क्रियाशील का मतलब समझ रहे हैं ना, जो हैवी वर्क करते हैं, जैसे मजदूर वर्ग हो गए, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो गया। ठीक है, तो जो ज़्यादा हैवी वर्क करते हैं उनको प्रतिदिन अपने भोजन में 650 ग्राम अनाज लेने की ज़रूरत होती है। कम क्रियाशील व्यक्ति को कितना दूध प्रतिदिन लेना चाहिए? तो कम क्रियाशील का मतलब जो व्यक्ति बहुत कम कार्य करते हैं, जैसे कोई बैठ करके केवल मानसिक कार्य कर रहा है, कोई केवल सिग्नेचर करता है ना। तो जो व्यक्ति कम क्रियाशील होते हैं उनको हमें केवल 200 ग्राम दूध देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, खमीरीकरण से दालों में राइबोफ्लेविन की मात्रा घट जाती है, बढ़ जाती है या न बढ़ती है न घटती है? इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हमारा बी है, बढ़ जाती है। जब हम खमीरीकरण की प्रक्रिया करते, खमीरीकरण का मतलब क्या होता है? आप खाद्य पदार्थों को
मिला करके 6 से 7 घंटे तक आप रख दीजिए। फिर जो वह स्पंजेबल हो जाता है उसी को कहते हैं खमीरीकरण की प्रक्रिया। जैसे आप इडली बनाते हैं तो इडली बनाने के पहले दाल और चावल, मतलब दाल पीस करके और जो चावल का आटा होता है उसको हम मिक्स करके 6 से 7 घंटे के लिए ढक के रख देते हैं। ढक के रखने के बाद क्या होगा, वो फूल जाता है ना, स्पंजेबल हो जाता है, जिससे कि स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, हमारा इडली जो बनता है स्पंजेबल होता है। उसी को क्या कहते हैं, खमीरीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। और खमीरीकरण की प्रक्रिया से क्या होता है कि विटामिन B2, जिसे हम राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारी त्वचा के लिए बहुत लाभदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 13 वर्षीय मांसाहारी बालक को प्रतिदिन कितनी दाल खानी चाहिए? 13 वर्ष का बालक है और मांसाहारी है, मतलब उसके अधिकतम प्रोटीन की पूर्ति हो जा रही है 70 ग्राम, 50 ग्राम, 150 ग्राम या 200 ग्राम। तो आंसर हमारा होगा स्टूडेंट 50 ग्राम उसको प्रतिदिन दाल खानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 से 18 वर्षीय बालक को प्रतिदिन कितनी मात्रा में मूंगफली खानी चाहिए? 75 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम या 200 ग्राम? हमारा राइट ऑप्शन है 50 ग्राम। नेक्स्ट, 13 वर्षीय बालक को प्रतिदिन कितनी मात्रा में जड़ वाली सब्जी खानी चाहिए? तो राइट ऑप्शन हमारा स्टूडेंट है 200 ग्राम। ऑप्शन दिया 100 ग्राम, 75 ग्राम, 300 ग्राम और 200 ग्राम, तो हमारा राइट हो जाएगा 200 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 वर्षीय शाकाहारी बालक को प्रतिदिन कितने ग्राम अंडा लेना चाहिए? तो 16 वर्षीय बालक है वो शाकाहारी है, तो अंडा जो है वे तो मांसाहारी में आता है ना, लेकिन बालक कैसा है, शाकाहारी है, तो कितना अंडा लेना चाहिए? 50 ग्राम, 100 ग्राम, 75 ग्राम या 0 ग्राम? तो क्योंकि बालक शाकाहारी है, शाकाहारी वाले कहाँ खाते हैं अंडा, वो तो वनस्पति जगत से स्रोत से खाद्य पदार्थ खाते हैं ना, तो 0 ग्राम होगा, 0 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 18 वर्षीय शाकाहारी बालक को प्रतिदिन कितने ग्राम वसा लेनी चाहिए? तो क्योंकि बालक 18 वर्ष का है और शाकाहारी है, मतलब मांसाहारी भोज्य पदार्थ नहीं खाता है, तो उसको अतिरिक्त फैट नहीं मिलता होगा। तो ऑप्शन है 40 ग्राम, 35 ग्राम, 30 ग्राम या 45 ग्राम। तो राइट ऑप्शन हमारा बी है 35 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 से 18 वर्षीय मांसाहारी बालक को प्रतिदिन कितने ग्राम दूध लेना चाहिए? क्योंकि व्यक्ति मांसाहारी है और एज है 16 से 18 वर्ष, तो मांसाहारी बालक है, तो मांसाहारी भोज्य पदार्थ है, उसके प्रोटीन की और विटामिन और कार्बोहाइड्रेट सभी पौष्टिक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, तो उसको कितना दूध लेना चाहिए? हमारा ऑप्शन ए सही होगा, 150 ग्राम दूध की जरूरत होगी। ऑप्शन में 150, 200, 250, 100 दिया है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, 150 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, केले से प्राप्त होता है, केला जो आप खाते हो उससे क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, लोहा, उक्त सभी। तो केले से हमें उक्त सभी प्राप्त होते हैं, हमें कैल्शियम भी मिलता है, आयरन भी मिलता है और कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में किसकी कमी होती है? दूध में किसकी कमी होती है? वैसे तो दूध को संपूरक आहार कहा गया है, हर एज के व्यक्तियों के लिए पूरक आहार दूध को ही कहा गया है, ऐसा माना गया है, परंतु दूध में भी कुछ पौष्टिक तत्व का अभाव होता है। तो किसका अभाव होता है? लोहा, विटामिन सी, AB दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, दूध में वैसे सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, परंतु आयरन मतलब लोहा और विटामिन सी न के बराबर होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट है, एक 13 से 18 वर्षीय शाकाहारी बालक को प्रतिदिन कितना दूध पीना चाहिए? तो 250 ग्राम। क्यों? क्योंकि वो शाकाहारी भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है, मांसाहारी भोज्य पदार्थ नहीं करता, मतलब मांस, मछली, अंडा नहीं खाता है, तो उसमें प्रोटीन लेवल लो होगा और उसकी पूर्ति हमें दूध से करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, एक 13 से 18 वर्षीय शाकाहारी बालक को प्रतिदिन कितना दाल लेनी चाहिए? 70 ग्राम दाल लेनी चाहिए, क्योंकि बालक शाकाहारी है और उसे प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में चाहिए, इसलिए उसको 70 ग्राम दाल लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, निम्न में किससे विटामिन सी नहीं मिलता है?
आपको पता है कि विटामिन सी का जो सोर्स होता है वो खट्टे खाद्य पदार्थ होते हैं। तो जितने प्रकार के हमारे खट्टे खाद्य पदार्थ होंगे उनसे हमको विटामिन सी अच्छी मात्रा मिलता है। विटामिन सी को ही हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी की कमी से हमें जिंजीवाइटिस स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे हमारे मसूड़ों और दांतों में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हमारे मसूड़े में सूजन आना, ब्लडिंग होना, ये सारी समस्या होगी। इसके साथ साथ ठंडा या गर्म कुछ पीने से झंझनाहट भी हमको महसूस होता है। तो विटामिन सी किस में नहीं मिलता है? ऑप्शन दिया है अमरूद, संतरा, केला, गाजर। तो अमरूद में भी मिलता है स्टूडेंट, संतरे में भी मिलता है, केले में मिलता है, जबकि गाजर से हमको विटामिन सी नहीं मिलता है। विटामिन ए हमको अच्छी मात्रा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार कैसा होता है? कम, अधिक, अलग अलग, एक जैसा। तो देखिए, हमने आपको बार बार बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो क्रियाशीलता है, आयु है और लिंग है, उसके संतुलित आहार को प्रभावित करता है। हर व्यक्ति के लिए जो आहार है एक समान संतुलित नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी क्रियाशीलता, उसकी लिंग, उसका एज काफ़ी मैटर करता है भोज्य पदार्थ के लिए। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो संतुलित आहार होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट देखिए, 16 से 18 वर्षीय शाकाहारी व मांसाहारी बालक को कितने ग्राम गुड़ शक्कर चाहिए? शाकाहारी मांसाहारी दोनों स्थिति में बालक को 40 ग्राम गुड़ शक्कर पर डे लेना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन दिया है 30, 40, 50, 45 ग्राम। तो हमारा राइट हो जाएगा 40 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रौढ़ कम क्रियाशील व्यक्ति के लिए कितने ग्राम अनाज की आवश्यकता होती है? देखिए, व्यक्ति कम क्रियाशील है और यदि आप उसको अधिक मात्रा में अनाज दे देंगे तो वो मोटापा का शिकार हो जाएगा, जो कि अपने आप में एक भीषण रोग होता है। तो उसको केवल 400 ग्राम हमको अनाज देनी है। एक प्रौढ़ कम क्रियाशील व्यक्ति के लिए, कम क्रियाशील मतलब जो ज़्यादा परिश्रम नहीं करते हैं, है ना, जो बहुत अधिकारी टाइप के होते हैं, केवल सिग्नेचर कर दिया उनका काम हो गया, है ना, केवल बैठे रहते हैं, बहुत वर्क नहीं करते हैं, तो उनको केवल 400 ग्राम अनाज देना है, नहीं तो मोटापे के शिकार हो जाएंगे। नेक्स्ट है, एक 10 वर्षीय मांसाहारी बालक को प्रतिदिन कितना दूध पीना चाहिए? बालक की एज है 10 वर्ष और वो मांसाहारी भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है, तो उसको कितना दूध प्रतिदिन लेना चाहिए? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट? 200 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 4 से 6 वर्ष के बालक को प्रतिदिन कितनी हरी सब्जी खानी चाहिए? तो हरी सब्जी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। हरी सब्जी से हमको विटामिन की प्राप्ति होती है, खनिज लवण की प्राप्ति होती है और हमको जल की भी प्राप्ति होती है। और विटामिन क्या करता है? हमारे शरीर को रोग रोधक क्षमता भी प्रदान करता है। ठीक है, तो एक 4 से 6 वर्ष के बालक को 70 ग्राम, 80 ग्राम, 75 ग्राम, 100 ग्राम, इनमें से कितना ग्राम सब्जी लेनी चाहिए? तो राइट ऑप्शन होगा 75 ग्राम। 75 ग्राम सब्जी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में प्रतिदिन कितने ग्राम फल का सेवन करना चाहिए? बाल्यावस्था में प्रतिदिन स्टूडेंट 50 ग्राम फल का सेवन करना चाहिए। हमारा राइट ऑप्शन है 50 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक शाकाहारी प्रौढ़ महिला को प्रतिदिन कितनी मात्रा में दूध लेनी चाहिए? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250, 300 ग्राम। तो 200 ग्राम। एक शाकाहारी प्रौढ़ महिला को प्रतिदिन 200 ग्राम दूध लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कुल कैलोरी का कितने प्रतिशत भाग प्रातः नाश्ते में लेना चाहिए? तो अपनी कुल कैलोरी का 1/3 भाग स्टूडेंट नाश्ते में लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति नाश्ता करता है सुबह, तो उसके पहले जो वो खाना खाया होता है, मतलब रात में अगर आप 9 बजे खाना खाते हो तो भी 10 से 11 घंटे का अंतराल होता है। ठीक है, 10 से 11 घंटे बाद आप नाश्ता ले रहे हैं। फिर इसके बाद जो खाने का टाइम है वो भी 3 से 4 घंटे। किसी किसी का तो हो सकता है कि नाश्ता के बाद वो खाना काफ़ी लेट खाता हो, तो हमारे पूरे दिन का जो कैलोरी है, जो हमको एनर्जी है, वो हमारे नाश्ता से ही हमको मिलता है ज़्यादातर करके। इसलिए हमको 1/3 भाग नाश्ते से ले लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप टिफ़िन ले जाते हैं तो भी आपको वहाँ से कैलोरी मिल जाएगी।
लेकिन फिर भी हमको 1/3 भाग अपने नाश्ते से कैलोरी ले लेने चाहिए। नेक्स्ट है 150 ग्राम आटा कितने औंस के बराबर होता है? तो 150 ग्राम आटा स्टूडेंट 5 औंस के बराबर होता है। नेक्स्ट है 90 ग्राम डबल रोटी का चूरा कितने औंस के बराबर होता है? तो 90 ग्राम डबल रोटी का चूरा 3 औंस के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुदीने का एक गुच्छा लगभग कितने ग्राम का होता है? तो पुदीने का एक गुच्छा लगभग 85 ग्राम का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक औंस कितने ग्राम के बराबर है? तो देखिए एक औंस में 30 ग्राम होता है। एक औंस में 30 ग्राम होता है। तो यहाँ से देख लीजिए ना, 1 ग्राम डबल रोटी है, 1 ग्राम में 30 सॉरी 1 औंस में 30 ग्राम। तो यहाँ देखिए 3 औंस दिया है ना, 3 औंस में क्या करिए 30 की गुणा कर दीजिए, 3 त्रिका 90, तो 90 ग्राम हो गया डबल रोटी। ठीक है, 1 औंस बराबर कितना ग्राम? तो 1 औंस बराबर 30 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उपकरणों की, ऊर्जा की, मशीनों की, दवा की। तो स्टूडेंट कार्य करने के लिए तो हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मांसाहारी वृद्ध महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम दाल लेनी चाहिए? और यदि वृद्ध महिला है, मांसाहारी है, तो उसको 45 ग्राम दाल लेने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक 3 वर्षीय मांसाहारी बालक को प्रतिदिन 30 ग्राम मांस, मछली, अंडा खाना चाहिए, ये सही है। सेकेंड है एक 12 वर्षीय मांसाहारी बालक को 60 ग्राम मांस, मछली, अंडा खाना चाहिए, ये भी सही है। एक 9 वर्षीय बालक को 50 ग्राम गुड़ शक्कर पर डे खाना चाहिए, ये भी सही। तो उपरोक्त तीनों हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट एक वृद्ध व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में अनाज ग्रहण करना चाहिए? तो स्टूडेंट अगर वृद्ध व्यक्ति है तो उसको 300 ग्राम अनाज पर डे लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICMR के अनुसार एक भारतीय वृद्ध पुरुष को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो ICMR के अनुसार एक भारतीय वृद्ध व्यक्ति को 2100 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। 2100 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है ORS सहायक है। ORS का सहायक है, तो सबसे पहले ORS का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है स्टूडेंट। ORS का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। एक बार फिर से सुनिए, ORS का फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है, तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। क्लियर है? ORS का घोल कब दिया जाता है? तो अतिसार के नियंत्रण में, रतौंधी के नियंत्रण, बेरी के नियंत्रण में, घेंघा के नियंत्रण में। स्टूडेंट अतिसार जब हो जाता है, डायरिया जब होता है, तो ब्लड की जब हमको डायरिया हो जाता है तो हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है और इसके साथ साथ हमारे शरीर में सोडियम की कमी हो जाती है। इसके लिए हमें ORS घोल देना अत्यंत आवश्यक होता है, जो कि हमारे शरीर में जल की मात्रा को, सोडियम की मात्रा को मैनेज करके रखता है, जिससे हमको लूज मोशन नहीं हो पाता है। रतौंधी के नियंत्रण में हमको विटामिन A देना होता है, बेरी के नियंत्रण में थायमीन देना होता है और घेंघा रोग के नियंत्रण में हमको आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है भोज्य पदार्थ के ऊर्जा मूल्य को मापने का यंत्र क्या है? देखिए भोज्य पदार्थ के ऊर्जा मापक यंत्र हम बॉम्ब कैलोरी मीटर को कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉम्ब कैलोरी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट बॉम्ब कैलोरी मीटर यंत्र का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो लेवोइजर ने किया था। ठीक है, एंटोनी लेवोइजर ने। अगला है RDA किस विशेष समूह द्वारा संशोधित किया गया? केयर, ICMR, NIN, ICDS। तो RDA ICDS के द्वारा संशोधित किया गया है। ठीक है, अगला है हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट ICMR ने भोज्य समूह को कितने भागों में बांटा है? तो ICMR ने भोज्य समूह को 4 वर्गों में बांटा है। यहीं पे देखिए ICMR का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, फुल फॉर्म है ICMR का।
अगला क्वेश्चन है, भारत में विशेष पोषाहार कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? भारत में चलाए जाने वाले विशेष पोषाहार कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो पहला ऑप्शन है शिशु मृत्यु दर पर नियंत्रण करना, दूसरा है गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माता के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना, नेक्स्ट है शिशु एवं माताओं के लिए पोषण आहार की व्यवस्था करना, नेक्स्ट उपयुक्त तो हमारा राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। भारत में विशेष पोषाहार कार्यक्रम का उद्देश्य है कि शिशुओं की मृत्यु दर पर नियंत्रण करना, शिशु मृत्यु दर न हो। शिशु मृत्यु दर क्या है? जन्म से लेकर के जब 5 वर्ष तक के बालक की मृत्यु होती है तो उसको हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। दूसरा है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को के स्वास्थ्य का देखभाल करना और उनको उचित पोषण प्रदान करना है। तीसरा है शिशुओं एवं माताओं के पूरक आहार की व्यवस्था करना भी इसका उद्देश्य होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आहार के पौष्टिक तत्वों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे। पौष्टिक तत्व टोटल 6 प्रकार के होते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा विटामिन्स, पांचवा खनिज लवण और छठा जल। तो इसी क्रम में स्टूडेंट हम अध्ययन भी करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन से। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन करेंगे और इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट चैप्टर का हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या अनुपात होता है? तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का आप सूत्र जान लीजिए स्टूडेंट। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है C6H12O6। एक बार फिर से सुनिएगा, C6 मतलब कार्बन 6, H12 मतलब हाइड्रोजन 12, O6 ऑक्सीजन 6। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में दो संबंधी एक का अनुपात होता है। कितने का अनुपात होता है? 1 संबंधी 2 संबंधी 1। ये हमारा सूत्र होता है C6H12O6। जब 6/12/6 करेंगे तो आप काटेंगे, 6 दूना 12 होता है ना, तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 एकम 6। तो कितने का अनुपात आया? 1 संबंधी 2 संबंधी 1 का। और ये भी कभी कभी पूछता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कितने का अनुपात होता है, तो आपको पता है जल का सूत्र क्या होता है? H2O मतलब हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1। तो जो अनुपात जल में होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, वही अनुपात कार्बोहाइड्रेट में होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, ऑक्सीजन 6 है तो हाइड्रोजन 12 है, तो देखिए 6 का जस्ट दुगना होता है 12। तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O जल का सूत्र है। जब आप 6 से भाग देंगी 12 में तो 6 एकम 6, 6 दूना 12 है ना, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में क्या अनुपात होगा? वही जल का अनुपात हो जाएगा। तो ये भी कभी कभी पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात किसके समान होता है? तो आपका आंसर होगा जल के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलिए, इंसुलिन एक बहुलक है, एथाइन, एसिटिलीन, ग्लूकोज या फ्रैक्टोज? तो इंसुलिन फ्रैक्टोज का बहुलक है। ठीक है, इसी इंसुलिन की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है। फ्रैक्टोज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस एक से हार्मोन्स के साथ साथ पाचक एंजाइम का भी श्रावण होता है? ग्रासनली, प्लेहा, अग्नाशय और बृहदान्त्र। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट अग्नाशय से, पैनक्रियाज से। ये हमारे बड़ी आंत के ऊपर और आमाशय के नीचे बंदूक के आकार का अग्नाशय होता है, जो कि हार्मोन्स के साथ साथ पाचक रस को भी स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? गैस्ट्रीन, कैरेटीन, वैसोप्रेसिन और ट्रिप्सिन। तो स्टूडेंट ट्रिप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। हमारा राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, अल्कोहल के निरावेशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? तो अल्कोहल के निरावेशन के लिए यकृत उत्तरदायी होता है, जिसे आप लीवर कहते हैं इंग्लिश में। आगे देखिए, जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती तो उन्हें ऊर्जा मिलती है। जमा कार्बोज से
कार्बन डाइऑक्साइड से, पानी से या क्लोरोफिल द्वारा? तो राइट ऑप्शन जमा कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाले किण्वन मतलब एंजाइम का क्या नाम है? शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाले एंजाइम का नाम बताइए। लाइपेज, इन्वर्टेज, एमाइलेज, डायस्टेज। तो राइट ऑप्शन बी इन्वर्टेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? तो जब रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तो उसे डायबिटिक मेलिटस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलिटस। ठीक है। आगे देखिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H2O/6। ऑप्शन ए। ये सूत्र बहुत ज्यादा पूछा जाता है स्टूडेंट, इसको इंपॉर्टेंट पे रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की शक्कर कहलाती है डेक्सट्रोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज और ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को रक्त का शर्करा भी या रक्त की शक्कर भी कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज एक ऐसा शर्करा है जो कि मोनोसैकेराइड है और ये सीधे हमारे ब्लड में मिल करके हमको एनर्जी प्रदान करता है। जब आपको लूज मोशन होता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो सबसे पहले देखेंगे गर्मी के दिनों में ज़्यादातर ऐसे होता है, पानी चढ़ने लगता है। पानी मतलब ग्लूकोज चढ़ने लगता है। आप धूप से आते हैं, आपको लूज मोशन हो गया, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, आप तुरंत ग्लूकोज पानी पी लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, एनर्जी मिलती है। क्यों मिलता है? क्योंकि ग्लूकोज सीधे हमारे ब्लड में मिल जाता है, को पाचन की आवश्यकता नहीं होती, ये सीधे ब्लड में मिल करके हमको एनर्जी देने का कार्य करता है। ठीक है। इसलिए इसे ग्लूकोज को रक्त की शक्कर भी कहते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में कौन से रासायनिक बंध बनते हैं? तो राइट ऑप्शन हमारा एस्टर बंध। नेक्स्ट, जंतुओं में कौन सा पॉलीसैकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? मंड, सेलुलोज, डेक्स्ट्रॉन या ग्लाइकोजन? तो ग्लाइकोजन जो होता है ये पॉलीसैकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है। जब हमारे शरीर में वसा की मात्रा अधिक हो जाती है तो वह हमारी त्वचा के नीचे एक अस्तर का रूप ले लेती है। ठीक है। और जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो वह ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर के हमारे यकृत में स्टोर रहता है। ठीक है। जब हम किन्हीं कारणवश हमको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाता है तो यही ग्लाइकोजन फिर हमको एनर्जी कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और हमको एनर्जी देता है। ठीक है। आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण पेड़ पौधों में होता है पानी द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा या कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण पेड़ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है मनुष्यों को, जानवरों को, पेड़ पौधों को, इनमें से सभी? तो कार्बोहाइड्रेट से स्टूडेंट सभी को ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्यों को ही प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत है और इससे सबको ऊर्जा मिलती है। ठीक है। मनुष्य को भी, जानवर को भी और पेड़ पौधों को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है उसे क्या कहते हैं? फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो राइट ऑप्शन सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग वानस्पतिक तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? ऑप्शन है हमारा जिंक चूर्ण का, निकिल का, प्लेटिनम का, तांबे का। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा निकिल का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है? स्टार्च का, सुक्रोज का, ग्लैक्टोज का? तो स्टूडेंट, ग्लूकोज का पॉलीमर है ग्लाइकोजन। ठीक है। यही ग्लाइकोजन जब टूटता है तो हमको ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, ग्लैक्टोज की सर्वाधिक मात्रा प्राप्त किस दूध से होती? भैंस के, गाय के, बकरी के, माता के? तो मानव माता के दूध से हमको लैक्टोज की सबसे अधिक मात्रा की प्राप्ति होती है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।